अदरक का बना हुआ है ना ऑलरेडी। तो वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन ऑनलाइन विकास क्लासेस। हमेशा की तरह इस बार भी आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एनडीए के क्रैश कोर्स में लेके आए हैं। आज है आपका डे 7 और 7th लेक्चर यहाँ पे डील होने वाला है। स्फेयर स्टार्ट करने से पहले, जिसको हिंदी में हम कहते हैं गोला, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे एक और बताना चाहूंगा कि अगर जब भी स्फेयर में तो आएंगे, उससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डील कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे दो लाइनें सपोज दी हों, 3D लाइन्स आपकी दो रखी हैं, A1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1। पहली लाइन ये दे रखी है, दूसरी लाइन दे रखी है आपका A2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B2। ठीक है, अगर आपको इनको कोप्लेनर प्रूफ करना है या कोप्लेनरिटी चेक करनी है, वेदर दे आर कोप्लेनर और नॉट, कैसे करेंगे? वो तो इंटरसेक्शन का है आपका, कि मतलब कि शॉर्टर डिस्टेंस 0 है उसका, वो तो ये है आपका। कोप्लेनरिटी यानी एक ही प्लेन में लाई कर रही हैं, ये कैसे करेंगे? वो जो आप बता रहे हैं कि आपका शॉर्टर डिस्टेंस 0 कर देंगे, उसका तो मतलब ये होगा कि स्क्यू लाइन से वो डिस्टेंस 0 हो गई है, लेकिन ये तो डिफरेंट प्लेन में है ना। अभी मैं कह रहा हूँ सेम प्लेन में हो जाए आपका, उसकी कंडीशन कैसे होगी? इंटरसेक्ट है, लेकिन वो जरूरी थोड़ा है, ये तो प्लेन से बाहर आ रही है। ये सपोज प्लेन में है, तो ये तो प्लेन से बाहर भी आ रही है ना, ये वाली है, ये तो प्लेन से बाहर आ रही है आपकी। कैसे प्रूव करेंगे? सेम प्लेन में लाना है, उसके लिए कंडीशन आपकी यहां पे होगी A1 वेक्टर B1 वेक्टर B2 वेक्टर का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो बराबर हो जाएगा A2 वेक्टर B1 वेक्टर और B2 वेक्टर। नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और वहां पे आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपसे प्रूफ नहीं पूछा जाएगा वहां पे कि प्रूफ करिए, वहां पे आपका कोई भी वेक्टर दे देंगे, सपोज लेमडा आई कैप, लेमडा नहीं कहते, अल्फा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 3k कैप r इज इक्वल टू 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस इसे म्यू कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। आपसे बोल देगा कि ये दो लाइनें आपकी 3D लाइन जो दे रखी है कोप्लेनर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा की वैल्यू क्या होगी कि ये जो आपकी दोनों लाइनें जो दे रखी हैं 3D लाइन में, 3D लाइन दे रखी हैं, ये कोप्लेनर हो जाए। क्या करेंगे? A1 वेक्टर, दिस इज A1 वेक्टर, दिस इज B1 वेक्टर, दिस इज A2 वेक्टर, दिस इज B2 वेक्टर। इसको यहां पे रखेंगे और जो ये बॉक्स का साइन आपको दिख रहा है बिग ब्रैकेट का, ये क्या है आपका? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने बता रखा ना कि जो आपके तीन वेक्टर एक बॉक्स में इंक्लोज हो जाते हैं, इसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट STP। ठीक है, अब क्या करेंगे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? आपको डिटरमिनेंट इसका निकालना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? A1, ठीक है, A1 वेक्टर बताओ कितना है आपका? अल्फा 2 माइनस 1, अल्फा 2 माइनस 1। B1 वेक्टर बताओ कितना है? 1, J कंपोनेंट 0 है, 1 0 माइनस 3। आगे बोलो, B2 कितना है? 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 बराबर A2 वेक्टर कितना है? I कंपोनेंट 0 है, 0 5 माइनस 2। आगे बोलो, यहां पे कितना है दूसरा आपका? B1 वेक्टर बताओ कितना है? 1 0 1 0 माइनस 3। हाँ 1, और B2 वेक्टर 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 माइनस 1। ये सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है? आसानी से हो जाएगा। डिटरमिनेंट आपने इंटर क्लास में सॉल्व करना सीखा हुआ है। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, यहाँ पे चल रहा है एनडीए का क्रैश कोर्स। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक चल रही हैं। ठीक है, तो जेई के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशंस आपकी डेफिनेटली जेई में से पूछी जाएंगी, तो इसलिए सावधान हो जाइए और अच्छे से अच्छा स्कोर बूस्ट करने के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पे आपकी अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे, इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, यू विल गेट द अल्फा।
ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव ये था आपको बताना कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी 3D लाइंस में क्या होती है। समझ में आ गई बात अच्छे से। दूसरी चीज आपसे बोल देगा कि प्लेन की इक्वेशन बताओ कि अगर ये दोनों लाइनें कोप्लेनर हैं तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। प्लेन की इक्वेशन होगी अगर ये दोनों, मतलब कि उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जिसमें दोनों लाइनें कोप्लेनर हैं। उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी कि जिसमें दोनों लाइनें कोप्लेनर है। तो उस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे लिखना पड़ेगा आर वेक्टर, एक रैंडम वेरिएबल पॉइंट, क्या हो जाएगा a1 b1, a1 वेक्टर b1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a2 b1 b2। प्लीज नोट डाउन, सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो एनडीए में हो गया या जेई में हो गया आपका, इसी तरह के क्वेश्चन टारगेट किए जाते हैं जहां पे स्टूडेंट अटक जाते हैं, ठीक है। थोड़ा तो फियर स्टूडेंट में कंपटीशन का रहता है, दूसरा कॉन्सेप्ट वीक होने के कारण भी कंपटीशन क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसको नोट कर लीजिए आपका आर वेक्टर, ये है एक ऐसा प्लेन की इक्वेशन जिसमें दोनों लाइनें आपकी कोप्लेनर हैं। तो रिक्वायर्ड प्लेन हमारा ये आ जाएगा, दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन। इसको मैं डिनोट कर लेता हूं पाई से और सब्स्क्रिप्ट में लगाता हूं रिक्वायर्ड, यानी कि रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है। बाकी डिटरमिनेंट आपको सॉल्व करना आता है। आर वेक्टर क्या लेंगे बताओ, यहां पे आर वेक्टर क्या लेंगे, हाँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहां पे एक्स वाई जेड रख लेंगे, बाकी ए वन वैक्टर बी वन वैक्टर पता है और ए टू बी वन बी टू नोन है, ठीक है। अच्छे से क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप यहां पे क्या निकाल लेंगे, अल्फा निकाल लेंगे, फिर अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप रिक्वायर्ड प्लेन भी आप निकाल लेंगे। तो रिक्वायर्ड प्लेन में चेक करूंगा आपका क्या है, ठीक है, कल चेक करूंगा। अगला यहां पे बढ़ते हैं हम स्फेयर के केस में। स्फेयर, ठीक है, स्फेयर को हिंदी में हम कहते हैं गोला, ठीक है। 3D ज्योमेट्री है। फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा है, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, उसका हॉलो स्फेयर का कितना निकल के आता है। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर एक आपका वो एक रॉ एग है, ठीक है, एक आपका बॉइल्ड एग है, ज्यादा तेजी से कौन घूमेगा, उसकी रोटेशनल टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, बॉइल्ड वाले की होगी। कभी आपने लुढ़काया वाला, ये कच्चा अंडा और वो तो आप वो थोड़ा स्मूथ हो जाता है बॉयल, इसलिए आप कह रहे हैं बॉयल की होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सेम सरफेस में सेम फ्रिक्शन में अगर आप उसे रोटेट करेंगे, जो आपका रॉ एग है वो ज्यादा रोटेट करता है, ठीक है। तो जो हॉलो स्फीयर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, अगर मास m और रेडियस r है तो उसका होता है 2/3 mr स्क्वायर, और जबकि सॉलिड का कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। तो विच इज ग्रेटर 2/3 और 2/5, ऑब्वियसली 2/3 है कि नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है, किसी भी ज्योमेट्री के वर्ड के फिजिक्स में जा रहे हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब कुछ नहीं होता है, एक रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जितना ज्यादा दूर होगा उसकी रोटेशनल टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो जब आपका जो रॉ एग है, कच्चा अंडा जब होता है, जो फ्लूइड होता है, जब उसे हम घुमाते हैं, फ्लूइड की जो डिस्टेंस होती है रोटेशनल एक्सिस के अबाउट जो होती है दूर हो जाती है, होगा ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेंगे तो फ्लूइड ज्यादा होगा। तो जो m दूर हुआ और जो आपका r है वो डिस्टेंस है रोटेशनल एक्सिस से, तो r जब बढ़ जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो रोटेशनल टेंडेंसी जो बढ़ती है आपकी, ठीक है। देखो सब कुछ जो है ना, फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स में आपका बेसिकली केवल कंप्लीट फिजिक्स जो कंप्लीट हो जाती है मोशन और रेस्ट में डिफाइन हो जाती है, ठीक है। चाहे वो फोटोन्स की स्टडी हो लाइट के केस में, चाहे आपका मैकेनिक्स में आपका ये मासिव बॉडीज की हो, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स तो मैं बहुत ही पुअर था फिजिक्स में, वो बाद में फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट स्पार्क आया जब मैंने आपका रेजनिक हैलिडे और इसके क्वेश्चन लगाने स्टार्ट किए, ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं फिजिक्स का लेवल कुछ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स से प्यार हुआ तो फिर नेचर से भी प्यार हुआ, ठीक है। और नेचर से हमने एक चीज़ सीखी है भाई, जैसे नेचर है उसका काम देना है, तो उसी तरह इंसान को भी अगर सही में लाइफ में कुछ करना है तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लोगों की लाइफ में ऐड करनी पड़ेगी। अगर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि एक्चुअली हम
हम फेल क्यों होते हैं? हमारा रीज़न इतना फेलियर का क्या पता है? क्योंकि हम 95% उन लोगों के साथ जी रहे हैं जो केवल उनके माइंड में है बस लो, इस लोगों के साथ, क्योंकि उनका बस केवल क्या है कि बस लेना है, ठीक है। तो उनके माइंड में बचपन से एक चीज़ डालेगी, नहीं बेटा, बच्चों के माइंड में क्या रहता है, बेटा उसी चीज़ को चूज़ करना जिससे पैसा ज़्यादा हो, वही चीज़ उस वही जगह वहाँ जाना जहाँ पैसा है। ऐसा नहीं है, पैसा आ जाएगा, तुम्हें वैल्यू, तुम्हें क्वालिटी है, तुम लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, तुम लोगों को मतलब अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तो डेफिनेटली पैसा आपका आएगा। लेकिन अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट के साथ प्लस लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, लोगों की लाइफ में क्वालिटी ऐड करो, वैल्यू ऐड करो, आप कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे, ठीक है। तो इस जो 95% सोसाइटी जो जी रही है, जितना फ्रस्ट्रेशन, इतनी बीमारी का जो शिकार हो रहा है, उसका रीज़न ही यही है कि उनके दिमाग में बस सेल्फ सेंटर्डनेस है, यानी कि केवल अपने बारे में सोचना बस, ठीक है। अपने बारे में सोचा, आपने ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सीखो किससे? नेचर से। नेचर का भी देखो, जो सबसे ज़्यादा लाइफ की जो सबसे प्रीसियस चीज़ें हैं ना, जो अनमोल चीज़ें हैं, जो कहीं नहीं मिल सकती, वो क्या है? देखो, आपका एक आपका एयर हो गई, ठीक है, वाटर हो गया, ठीक है, आपकी सनलाइट हो गई आपका, ठीक है। नेचर ने इतनी जो चीज़ें कहीं कोई बना नहीं सकता है, वो जब फ्री हैं, तो आप तो नेचर से सीखो ना यार। तुम क्या कहते हैं आपका, ठीक है, रिलेशंस हैं आपके, ठीक है, रिलेशंस क्या कहते हैं आपका, अनमोल है, उनको भी रिप्लेस नहीं कर सकता है, एयर को भी रिप्लेस नहीं कर सकता आपका, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें हैं वो फ्री हैं, तो आप कौन हो सकते हो उसमें कॉस्ट लगाने का आपका, ठीक है। तो ये चीज़ है आपका। तो यहाँ पे देखो आपका, अब देखिए यहाँ पे, अब धीरे धीरे हम यहाँ पे बढ़ रहे हैं स्फेयर में, ठीक है, स्फेयर में। तो स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक 3D ज्योमेट्री होती है, 3D ज्योमेट्री होती है जिसमें एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। और एक ऐसा लोकस होता है जो कि मूविंग पॉइंट होता है, इसको मैं अल्फा, बीटा, गामा मान लेता हूं, जो कि जब मूव करता है, ये फिक्स पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूं FP। तो ये आपका एक ऐसा लोकस इज अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस from a fixed point will remain constant, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ये कांस्टेंट नहीं है, हाँ, ये आपका लोकस है जो कि मूव कर रहा है। फिर मैं इसे जनरलाइज करूंगा तब एक जनरल इक्वेशन निकल के आती है, ठीक है। चलो इसे XYZ के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, Y एंड Z। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि मूव कर रहा है एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, जिसकी डिस्टेंस फिक्स है, जिसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहती है उस पॉइंट के अबाउट, वो कहीं भी जाए उसकी डिस्टेंस फिक्स रहेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, किसी गाय को हम अगर किसी रस्सी से बांध देते हैं, वो एक रेक्टेंगुलर लैंड में बांध रखी किसी कॉर्नर में, तो जा से तक कितना मूव करेगी? जितना उसका वो, जितनी रस्सी की लेंथ है, तो वो उतना ही घूमेगी जितना उसके लेंथ है। तो जब वो घूमती रहती है, तो एक सेमी सर्कुलर आर्क, या आपका क्या कहते हैं, आपका 1/4 ऑफ सर्कुलर आर्क ही कवर कर पाती है। तो वही चीज़ है, डिस्टेंस आपकी फिक्स है। अब ये आपकी गाय हो गई, तो गाय जब मूव कर रही है, वो जा से तक कितना जाएगी? जितनी लंबी रस्सी है, ठीक है। वो यहाँ पे जा सकती है, यहाँ पे जा सकती है, लेकिन कवर कितना करेगी आपका? मैक्सिमम इतनी तो कवर करेगी, ऐसा नहीं तोड़ के चली जाएगी, है कि नहीं। तो स्फीयर क्या है? एक ऐसा लोकस हो पॉइंट विच मूव सो दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट एंड फिक्स डिस्टेंस इज नोटेड बाय r विच इज द रेडियस एंड फिक्स पॉइंट इज डिनोटेड बाय द सेंटर, ठीक है। तो ये आपका सेंटर हो गया, दिस इज सेंटर को नोट कर लेता हूं आपका, सपोज अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, ठीक है। तो सपोज इस फिक्स पॉइंट का जो सेंटर है, इसको मैं डिनोट कर लेता हूं पोजीशन वेक्टर A से, अल्फा I कैप प्लस बीटा J कैप प्लस गामा K कैप, और यहां पे P पॉइंट बताओ क्या हो जाएगा? दिस नोटेड बाय R वेक्टर इज इक्वल टू XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप, ठीक है। तो जरा खुद सोच के बताइए, जो AP, ये आपको मैं नोट करता हूं, ये P हो गया, ये A हो गया, ठीक है। जो AP है,
ए पी इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है विच इज अ फिक्स डिस्टेंस, इसको मैं फिक्स डिस्टेंस कह सकता हूं, ये किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर होगी नहीं होगी, दिस इज द रेडियस। ए पी क्या हो जाएगा, दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए पी विच इज आर, दिस इज गिवन बाय पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए विच इज आर, इजंट इट। तो पी का कितना हो जाएगा बताइए, हाँ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर which is equal to r. Please note down, this is the fundamental vector form representation of a sphere. इसको नोट कर लीजिए। तो ये तो थी बात जब आपका एक सेंटर गिवन हो जिसका पोजीशन वेक्टर, दूसरा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ p नोट बाय आर, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और डील करेंगे यहां पे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म, डायमेट्रिक फॉर्म। ये सपोज आपकी ये सेंटर O हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर इज O, ये आपका A पॉइंट हो गया, ये B वेक्टर हो गया, ठीक है, B पॉइंट हो गया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने A मान लिया, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने B मान लिया, ठीक है। अब ये पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ओरिजिन है 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उसके रिस्पेक्ट में हम लिया हुआ है, ठीक है। तो एक मैंने रैंडम पॉइंट मान लिया P, जिसका पोजीशन वेक्टर R मान लिया। तो डायमेट्रिक फॉर्म अगर वेक्टर निकालनी हो, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि कोई भी सर्किल होता है ना, कोई भी सर्किल होता है, वो जब आपका उसको हम डायमीटर से उसको ज्वाइन करते हैं, जिस किसी पॉइंट में वो लाई कर मिलता है, वो 90 डिग्री एंगल बनाता है। क्यों 90 डिग्री एंगल बनाएगा ये? ना इलिप्स नहीं, सर्किल में आप डायमेट्रिक एंड पॉइंट से, दिस इज ए दिस इज बी, अगर किसी भी पॉइंट में इसको ज्वाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस में, वो एंगल हमेशा 90 होता है। एक थ्योरम है हाई स्कूल में, हाँ ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है, ठीक है, कि किसी भी सर्किल में अगर आप यहाँ पे डायमेट्रिक एंड से उस लाइन को ज्वाइन करते हैं, जो एंगल बनता है वो 90 बनता है। उसी फंडे का यहाँ पे यूज करते हैं। तो मैं मान लूंगा यहाँ पे कि ये पॉइंट P है, कोई भी रैंडम पॉइंट P है जिसका पोजीशन वेक्टर R है। जब मैं इस पॉइंट को यहाँ से मिला देता हूँ, ठीक है, तो जब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं तो जो एंगल होगा 90 बनेगा, नहीं बनेगा? ऑब्वियसली बनेगा। तो बताओ, अगर मैं इसका एंगल 90 है तो जो AP वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा BP वेक्टर के। तो बताओ, जो AP वेक्टर डॉट BP वेक्टर होगा उसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो बताओ, AP वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P कितना है आपका R, पोजीशन वेक्टर ऑफ A कितना है A, डॉट कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P इज R, पोजीशन वेक्टर ऑफ B इज B वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो बताओ कितना आ जाएगा, R डॉट R कितना हो जाएगा फिर, R डॉट माइनस B। तो माइनस R कॉमन ले लेते हैं, यहां पे आ जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर माइनस A डॉट माइनस B कितना हो जाएगा, प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? R डॉट R किसी का R के साथ डॉट, बताओ R डॉट R यानी मॉड ऑफ R बताया था करके। एंगल कितना होगा दोनों के बीच में, उसी के वेक्टर का डॉट उसके साथ करते हैं, एंगल कितना होता है, cos ऑफ 0 डिग्री, ठीक है। स्टूडेंट करके आए थे कि एक्चुअली मॉड ऑफ R स्क्वायर हो, लेकिन एक्चुअल हो कैसे रहा हो, ये रीजन है, ठीक है। तो माइनस R, ये कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस A डॉट B इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा, R स्क्वायर, इसको मॉड ऑफ R स्क्वायर कर लेते हैं,
माइनस आर ए प्लस वेक्टर बी प्लस ए डॉट बी। इसको नोट कर लो आपका, फिर आगे प्लेन वाले क्वेश्चन में आते हैं। गवर्नमेंट से मत रखो, अपने से रखो, कंपटीशन है सबके लिए, फोड़ दो, सीधी बात है। अब यहां पे थोड़ा एक बढ़िया सा क्वेश्चन डील करते हैं। आपको यहां पे एक दे रखी है स्फेयर की इक्वेशन, मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू 5। दूसरी आपकी दे रखी है यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3√3। ठीक है, आपको यहाँ पे एक स्फेयर दे रखा है, स्फेयर की इक्वेशन है विच इज इक्वल टू 5, प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3√3। ये जो प्लेन है इस स्फेयर को काट रहा है। ठीक है, इस स्फेयर को काट रहा है। ठीक है, लिखो इफ द गिवन स्फेयर intercept at given plane, then find the radius of the circular plane, also find the position vector of the center of the circular plane। फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यहां पे देखिए स्फेयर, आपका सबसे पहले स्फेयर ड्रॉ कर लेंगे। बताइए स्फेयर को देख, स्फेयर की इक्वेशन देख के बताइए कि स्फेयर का सेंटर क्या होगा। 0 0 0 ओरिजिन होगा। देखिए जब इसे हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या था, आर, ये आपकी थी। ठीक है, ये दिस इज द रेडियस, एक था आपका सेंटर, तो यहां पे ए नहीं है, यानी ए वेक्टर कितना हो गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर विच इज 0, 0, 0। अब ये जो स्फेयर है इंटरसेप्ट कर रहा है इस प्लेन में, ये लो प्लेन हो गया आपका। ठीक है, देखिए प्लेन है, इट डजंट मीन कि ये सर्कुलर है। एक्चुअली जब मैं किसी भी स्फेयर को काटूंगा तो प्लेन कैसा ही हो, प्रोजेक्शन तो सर्कुलर ही आएगा। ठीक है, ये कोई, इसका मतलब ये नहीं कि सर्कुलर प्लेन है, इसका मतलब ये है कि स्फेयर को उतना काट रखा है जितना उसका सर्कुलर रीजन है आपका। ठीक है, प्लेन पूरा होगा आपका। ठीक है, तो इतना पोर्शन आपका कटा हुआ है। अब आपको यहां पे क्या बताना है, जो ये आपका ये सेंटर ओ डैश है, इस सर्कुलर प्लेन का ओ डैश है, आपको इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। दूसरा आपका ये आपका जो रेडियस है इसका ओ डैश, और इसको मान लेता हूं एम, ओ डैश एम निकालना है विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर प्लेन। कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए। किए ऐसे क्वेश्चन पहले, करो ट्राई मारो। पावर कॉर्पोरेशन भी जा सकता है प्राइवेट हाथों में, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन, बिजली विभाग आपका। तो यहाँ पे देखिए आपका बहुत इजी है। ठीक है, जो हम बोलते हैं किसी भी कंपटीशन को हिट करने से पहले, कोई भी आंसर करने से पहले अपने माइंड में एक चीज़ बना लीजिए, बहुत इजी है। तो जहाँ आपने बहुत इजी बोल दिया ना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली 90% ईजी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए आर मॉड ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू 5, तो बताओ सेंटर तो पता लग गया, तो इसके ओरिजिन 0 0 पता लग गए। ठीक है, अब आपको निकालना है ओ एम।
आप मेरे को बताइए, क्या आप ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं इस प्लेन की, यहां से यहां तक ओ डैश निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? हैं प्लेन की डिस्टेंस, अरे डिस्टेंस थोड़ा निकालोगे, तुम्हें ओ डैश पता थोड़ा है, तो तुम्हें परपेंडिकुलर निकालनी है। क्या करोगे, इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर एक्स आई, तो बताओ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3√3। हाँ तो बताओ कितना हो जाएगा, ओरिजिन को यहां पे रखो, ओरिजिन से डिस्टेंस है क्या हो जाएगी, बता रखा है इससे पहले, 0 + 0 + 0 माइनस 3√3, 1² + 1² + 1² कितना हो गया, √3। तो कितना आ गया, 3√3/√3 है। ठीक है, वो डिस्टेंस हम लोग ढूंढना है वो। हाँ तो ये बात समझ आ गई आपका। अब बताओ, ये तो निकल के आ गया, रेडियस पता है, रेडियस पता है कितनी है, 5 पता है। अब ये आपका बीपीटी कह रहा हूं, वो आपका ये पाइथागोरस लगा दो, पाइथागोरस लगाओ और ओ डैश एम निकाल दो। चलो निकालो, ओ डैश एम की वैल्यू कितनी आई, लगा दो पाइथागोरस यहाँ पे। हाँ कितनी आ जाएगी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर विच इज 16 एंड तो कितना आ जाएगा 4। ये बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई। अब मेन मुद्दा ये है कि ओ डैश का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालें, कैसे निकालोगे, लगाओ माइंड, ओ डैश का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे। जो ये प्लेन है इसका नॉर्मल पता है हमें, ये पता है, तो नॉर्मल वेक्टर ये हुआ नहीं, इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर ये हो गया एन वेक्टर। इस लाइन को निकाल सकते हो आप, ओ डैश लाइन को निकाल सकते हो। ओ डैश लाइन कितनी हो जाएगी बताओ जल्दी फटाफट, कितनी हो जाएगी, आर वेक्टर इज इक्वल टू, किस पॉइंट से पास कर रही लाइन, 0,0,0 विच इज 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, पर इसके पैरेलल वेक्टर बताओ कौन सा है, एन वेक्टर। एन वेक्टर बताओ कितना हो जाएगा आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, नहीं आई बात समझ में, ये आर वेक्टर आ गया आपका। अब आर वेक्टर को आप इस प्लेन में रख सकते हैं, ये तो हमारा, ये आर वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर एक तरह से यही तो हुआ, ओ डैश इज द रैंडम पॉइंट ना, मान सकता हूं आर डैश। तो बताओ एक तरह से यही तो हुआ पोजीशन वेक्टर, देखो ना, ओ डैश इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ, क्यों, यही तो हुआ इसका मतलब। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश यानी आर वेक्टर माइनस 0 i कैप प्लस 0 j कैप, इजंट इट। तो आर वेक्टर निकलना है, डेट मीन्स कि हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ डैश मिल रहा है ना, तो ओ डैश आर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, तो यानी कि ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेन, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ प्लेन। समझ में आ गया, अच्छे से क्लियर हो गई। अब मेरे को ये बताओ, आर डैश, आर आपका आ चुका है पोजीशन वेक्टर, इसको मैं यहां पे डाल सकता हूं, बताओ क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर वेक्टर की क्या मिल जाएगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ, बता दो जरा यहाँ पे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 3√3। ये कितना हो जाएगा, आई डॉट कितना हो जाएगा, 1 + 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3√3। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, √3 आ गई। इस लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो मुझे पोजीशन वेक्टर क्या मिल जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, लैम्डा टाइम्स ऑफ, बताओ, हाँ लैम्डा में पता है √3 विच इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, यहां पे रख दिया मैंने आपका, ठीक है, ये तो 0 0 है, लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, तो बताओ कितना आ गया आपका, यहां पे आ गया आपका √3 आई कैप प्लस √3 जे कैप प्लस √3। तो बताओ इस सर्कुलर प्लेन का जो सेंटर होगा क्या हो जाएगा, √3, √3, दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसको लिख लीजिए।
हाँ सेंटर का आ गया ना क्वेश्चन वेक्टर, इस वाले प्लेन का सेंटर, इस वाले का सेंटर का पता लग गया ना मैं ओ डैश का, तो ओ डैश का सेंटर आ गया आपका ये, ठीक है। नोट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट सुपर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे पहले आपने नहीं पढ़ोगे वाले कॉन्सेप्ट आपका, ठीक है, तो कॉम्पिटिशन में यही आते हैं आपका। अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बता दिया है, तो फिर से एक बार देख लीजिए आपका। जब भी आपको यहाँ पे स्फीयर दिया होता है r माइनस ए वैक्टर इज इक्वल टू रेडियस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो अगर आपको सेंटर निकालना हो, सेंटर निकालना हो, तो सबसे पहले इसको मैं कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज मैंने कह लिया यहाँ पे जी आई कैप जी, सपोज अल्फा बीटा का, अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, तो इसको हम सेंटर आपका दे रखा है अल्फा, अल्फा आई कैप प्लस बीटा जे कैप प्लस गामा के कैप। इससे कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। उसका अंडर रूट का मॉड, वो मॉड कैसे निकालते पता ही है आपको, आई का कंपोनेंट का उसका स्क्वायर कर लेना, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर का अंडर रूट विच इज इक्वल टू आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको सपोज इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, 2gx 2fy प्लस 2hz माइनस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। सपोज आपको कोऑर्डिनेट फॉर्म में यहाँ पे स्फीयर की इक्वेशन दे रखी है, तो आपको सबसे पहले ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से गिवन स्फीयर की इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को 1 लाना पड़ेगा। यानी कि आपको जो कांस्टेंट टर्म दिया होगा, सपोज 4x 4y 4z स्क्वायर, तो कंप्लीट इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर होगा तो कंप्लीट 2 से डिवाइड करेंगे। तो वहां से डिवाइड करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप क्या करेंगे, सेंटर निकालने के लिए, सेंटर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ z। और रेडियस क्या होगा, जो रेडियस आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे, सपोज दिस इज कोफिशिएंट इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस कांस्टेंट, कांस्टेंट जो टर्म होगा उसको माइनस कर लेंगे, कांस्टेंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, माइनस सी, माइनस सी अपने आप में पूरा कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप वहां पे गलती यही करेंगे, इसलिए मैंने पूछा यहाँ पे, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पे पूरा माइनस सी है, तो जब माइनस करेंगे कांस्टेंट को तो प्लस सी हो जाएगा, समझा की बात नहीं है। तो ये था आपका बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आपका स्फीयर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, क्योंकि टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट इसमें है नहीं, क्योंकि टेंजेंट वाला आपका सर्किल में है आपका, ठीक है। तो इसमें टेंजेंट को डील नहीं करेंगे, ठीक है। तो टेंजेंट जो वो होगा आपका सर्किल वगैरह में डील होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे स्फीयर खत्म करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले एक बहुत बढ़िया से, एक बहुत ही धांसू से लेक्चर के साथ, जिसमें कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी इससे रिलेटेड अगर कोई और प्रॉब्लम्स होंगी तो डेफिनेटली डील कर लेंगे, ठीक है।